असलाकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 27 जून 2026 है। हफ्ते का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक प्यारे पाकिस्तान से भी है। अमेरिका और मशरक़ वस्ता के दरमियान में जो पावर डायनामिक्स हैं उससे भी है। अमेरिका के अंदर जो पावर डायनामिक्स शिप हो रहे हैं, कैसे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो हैं वो मशरक़ वस्ता की सियासत पे बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशंस ले रहे हैं। और अगर 2-3 दिन पहले सिर्फ CNN को इसका अंदाजा हुआ था, उन्होंने इस पर एक एनालिसिस निकाला। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने निकाला, अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने निकाला, अब रॉयटर्स खबर ऐसा एजेंसी का भी एक एनालिसिस आ गया है कि कैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट जो पिलर्स हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, उनकी डिफरेंट पोजीशंस इमर्ज कर रही हैं मशरक़ वस्ता पे, ईरान पे। और इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल जो बैटल है रिपब्लिकन पार्टी की, उसकी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हो रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो जो हैं वो बहुत तेजी से जायनिज्म और जायनिस्ट जो फोर्सेस हैं उनके साथ अपने आप को पॉलिटिकली अलाइन कर रहे हैं। अब ये सारी जो डेवलपमेंट्स इस वक्त मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, यकीन मानिए इनमें से हर डेवलपमेंट इतनी बड़ी है, इतनी अहम है कि उसके ऊपर एक अलग वीलॉग भी हो सकता है, एक एक्सप्लेनर वीडियो भी हो सकती है, उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इक्का दुक्का हेडलाइंस दिखाऊंगा और उसके साथ क्विक एनालिसिस करूंगा, कुछ फैक्ट शेयर करूंगा और आगे मैं निकल जाऊंगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं सबसे पहले, चूंकि प्यारे पाकिस्तान से बात का आगाज़ करते हैं, और प्यारे पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि प्यारे पाकिस्तान से बहुत कम ऐसा होता है कि कोई जेन्युइनली अच्छी खुशखबरी आपको मिले जिसको कि आप सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन गुज़िश्ता 24 और 48 घंटों में प्यारे पाकिस्तान से एक बड़ी पॉजिटिव किस्म की डेवलपमेंट हुई है जिसको हम बहुत ज़्यादा क्लैप कर सकते हैं, जिसे हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो प्यारे पाकिस्तान में ऐसी कौन सी इतनी अच्छी चीज़ हो गई है। प्यारे पाकिस्तान में हुआ ये कि जो 9 और 10 मुहर्रम को जो योम आशूरा के 2 दिन थे, वो पूरे पाकिस्तान में एक कोने से लेकर दूसरे कोने में तूर व अर्ज़ में खैरियत व आफियत से ये दोनों दिन जो है वो गुजर गए। और बड़े बड़े जुलूस निकले यहाँ पर आशूरा के। वो कराची में कई जुलूस निकले, लाहौर में भी एक से ज़्यादा जुलूस निकला, मुल्तान में निकले, जहलम में निकले, रावलपिंडी में निकले। कोई शहर ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा जुलूस जो है वो योम आशूरा में नहीं निकला। लेकिन खैरियत व आफियत रही। और जाहिर है कि इसकी जो है अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ये भी जिक्र कर दूं कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान की जो कुर्बानी थी ऑन अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल, उनकी जो सेक्रीफाइस थी, उनका जो स्टैंड था, उसको इन तमाम शुरा ने उसे एक बार फिर याद भी किया। उसका इन्होंने जिस तरह से हज़रत इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान के ऊपर यजीद ने जुल्म किया, उसको इन्होंने याद भी किया, उस पर सीना कोबी भी की, उस पर इन्होंने मातम भी किया, उसमें यजीद को इन्होंने कंडेम भी किया। ये और बात है कि ये जलूसों में ऐसे बहुत से लोग शामिल थे, इनके मुंतज़मीन में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे। कोई ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपने शहर में अगर आप थोड़ा सा ही देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वफाकी हुकूमत से लेके कराची तक, कराची से लाहौर तक, लाहौर से रावलपिंडी तक, मुख्तलिफ सूबों के अंदर, इंतज़ामिया के अंदर, पुलिस के अंदर, पॉलिटिकल ढांचे में ऐसे आपको बहुत से लोग नज़र आएंगे जिन्होंने सीना कोबी भी की, जिन्होंने मातम भी किया, जिनकी आंखें भी अशबार थीं, लेकिन वो वक्त के यजीदों के साथ खड़े हैं। और वो जो डेफिनेशन थी हज़रत इमाम हुसैन वर्सेस यजीद की, वो उनको बिल्कुल नहीं पता। रिचुअल तो वो कर लेते हैं, लेकिन वो ये भूल ही गए हैं कि यजीद की असल में डेफिनेशन क्या थी। यजीद की डेफिनेशन ये थी कि यजीद एक ऐसा इलेजिटिमेट हुक्मरान था जिसे इस्लामिक दुनिया ने 7वीं सदी में जो इसेंशियल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया था खिलाफत रास्ता के आगाज़ से, जब हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के पहले खलीफा बने, तो प्रिंसिपल ये इस्टेब्लिश हुआ था कि एक मजलिस होगी, एक मुशावरत होगी, एक मशवरा होगा 10 लोगों के दरमियान या चंद लोगों के दरमियान, जिसके नतीजे में अगले खलीफा या हुक्मरान का इंतखाब होगा। ये वो सुनहरा खूबसूरत प्रिंसिपल था जो इस्लाम की तारीख से पहले थोड़ी देर आप इसको ग्रीक सिटी स्टेट्स में देख सकते हैं, या बहुत थोड़ी देर इसको आप रोमन रिपब्लिक में देख सकते हैं। वरना होता यही था कि किसी भी इलाके का जो सबसे बड़ा जो बदमाश होता था, जो लफंगा होता था, जो डकैत होता था, जो सबसे जालिम आदमी होता था, वो वहाँ का राजा बन जाता था। उसका एक लश्कर होता था, वो लश्कर की मदद से अपने इलाके के लोगों को गुलाम बना लेता था। उनकी जायदाद, उनकी 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 जो ज़रिया माश होता था, उनकी औरत के ऊपर वो कब्जा कर लेता था। और इसी बदमाश और राजा को फिर सिविलाइज तरीके से बादशाह कहा गया। जब ये बादशाह ज़्यादा बड़े और ताकतवर हो जाते थे तो इनको एम्परर भी कहा गया। बहुत थोड़ी देर के लिए ग्रीक सिटी स्टेट्स में, और बहुत थोड़ी देर के लिए रोमन जो रिपब्लिक थी, नॉट द एम्पायर, रोमन रिपब्लिक के इनिशियल आप कह सकते हैं कि चंद डेकेड्स के अंदर इस प्रिंसिपल, जहाँ यह है कि मशावरत होगी, फैसला होगा, एक डिस्कशन के ज़रिए एक नया रूलर आएगा, वो बहुत ज़्यादा बादशाह की शक्ल का नहीं होगा, अवाम उसको मुंतखब करेंगे। ये वो प्रिंसिपल था जिसे इस्लाम की बिगिनिंग में
खिलाफत राशिदा के साथ इस प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश किया गया। और यजीद जो है वो इस प्रिंसिपल की नेगेशन था। जब हज़रत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हों ने, जिनका अपना बड़ा मुकाम है मुस्लिम हिस्ट्री में, उन्होंने अपने बेटे को उन्होंने तख्त जो है वो ट्रांसफ़र किया, पावर ट्रांसफ़र की। और ये वो इनजस्टिस था एक इलेजिटिमेट हुक्मरान का, जिसके खिलाफ हज़रत इमाम हुसैन ने आवाज़ उठाई। और रेस्ट ऑफ दैट इज़ द हिस्ट्री। अब ये जो सारे लोग सीना को भी कर रहे थे, अगर इनमें से है कि 90% या 95% बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन इनमें वो लोग भी तो शामिल थे ना सीना को भी करने वालों में, जो वक्त के यजीदों के साथ हर शहर हर सूबे में, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक वक्त के यजीदों के साथ खड़े। इसे कहते हैं रिचुअल वर्सेस द सब्सटेंस ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस थॉट। बहरहाल जो अच्छी बात है, मैंने आपको कहा कि प्यारे पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी बात हुई गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में। ये तो मैंने साइट पर डाइग्रेशन की। वो अच्छी बात ये हुई कि रावलपिंडी से लेके पेशावर तक, और पेशावर से लेके कराची तक, और सवात से लेके सखर तक जो आशूरा के जुलूस निकले, उन पे किसी भी दहशतगर्द ने हमला नहीं किया। कहीं कोई बम नहीं फटा, कहीं कोई हमला नहीं हुआ, कहीं कोई खौफनाक किस्म की फायरिंग नहीं हुई, कम अज़ कम अभी तक मेरी इतलात में नहीं है। अब जाहिर है कि इसके हवाले से हुकूमतों ने और पुलिस ने बहुत इंतजाम किए हुए थे। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौजूद थी, टेलीफोन नेटवर्क्स, वाईफाई शाईफाई सब कुछ उन्होंने, सेलुलर नेटवर्क्स बंद किए थे। तो पुलिस का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने इतनी अच्छी हिफाजत की। लेकिन साथ ही हमें दहशत गर्दों का भी शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि दहशत गर्द जो हैं वो, उन्होंने कोई हमला यहाँ पे नहीं किया। बिकॉज मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि जब दहशत गर्द डिटर्मिंड होते हैं तो फिर वो अपने हदफ तक पहुंच ही जाते हैं। वरना अगर दहशतगर्द अपने हदफ तक ना पहुंच सकते होते तो फिर लियाकत बाग के बाहर 2007 में, 27 दिसंबर 2007 में, पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो दहशतगर्दी का शिकार ना होती। तो इससे पता ये चलता है कि जो असल दहशतगर्द हैं उनकी तवज्जो कहीं और रही होगी। उनका जो एजेंडा है इस मौके पर, वो योम आशूरा पे दहशतगर्दी करना जो है वो नहीं होगा। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और दहशतगर्दों का भी बहुत शुक्र है। यानी हम खुदा का तो शुक्रिया अदा करते हैं, पुलिस की बड़ी मेहरबानी और दहशतगर्दों की बड़ी मेहरबानी कि ये 2 दिन जो है पाकिस्तान में खैरियत से गुजर गए। प्यारे पाकिस्तान में, और प्यारे पाकिस्तान में बहुत कम होता है कि दिन खैरियत से गुजर जाए। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसी दिखाना चाहता हूँ। इसकी वजह ये है, जो मैं आपको चैनल दिखा रहा हूँ ये जीवीएस न्यूज़ का, कि हर दिन मुझे कुछ लोग ईमेल करते हैं या टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, साथ 1-2 लिंक लगा देते हैं यूट्यूब चैनल्स के, और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बता दें कि आपका यूट्यूब चैनल है ये वाला, पता नहीं किसी का नाम पीरज़ादा ऑफिसर है, ये डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ऑफिसर है, किसी का नाम ग्लोबल अपडेट है, किसी का नाम कुछ और है। कम अज़ कम भी 3-4 चैनल्स के लिंक्स वो मुझसे शेयर करते हैं। हकीकत यह है कि इस किस्म के जो फेक चैनल्स हैं जो मेरे नाम से बनाए जाते हैं, इसमें से कम 4 या 5 अब तक मैं जो है वो ब्लॉक करवा चुका हूँ। लेकिन ये जो ब्लॉक करने का प्रोसेस है, इसमें आपको एक पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। उस चैनल के ऊपर जितनी वीडियोस होती हैं इंडिविजुअली उन सबको आइडेंटिफाई करके उनके यूआरएल देने पड़ते हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन यूज़ करनी पड़ती है, और ये अच्छा खासा एक लेबोरियस काम है। मैं पहले कर चुका हूँ, अब दोबारा भी करूँगा, मैं उनको ब्लॉक भी करवा दूंगा। मैं देख रहा हूँ इसका क्या हल हो सकता है। लेकिन अब बजाय इसके कि मैं वो सारे चैनल्स आइडेंटिफाई करूँ कि ए भी मेरा नहीं है, ए भी मेरा नहीं है, ए भी मेरा नहीं है, तो मैंने फैसला किया कि मैं आपको बता दूं कि मेरे सिर्फ 3 चैनल हैं। एक तो ये चैनल है मोईद पीरज़ादा ऑफिशियल, जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ। मेरा ख्याल है कि इसे आइडेंटिफाई करना आपके लिए को बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ये मेरा प्रिंसिपल चैनल है, जिसमें मैं हर दिन कम से कम 1 वीडियो और कभी कभी 2 वीडियोज़ जो है मैं इसके ऊपर निकालता हूँ जब हालात में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है। इसके बाद ये मेरा दूसरा चैनल है जीवीएस न्यूज़, जिसको मैं, इसे कहते हैं हफ्ते में पहले कभी 1 दफ़ा निकालता हूँ, कभी 2 दफ़ा निकालता हूँ, कभी कई कई हफ्ते में इस पे वीडियो में नहीं कर सकता। इसमें लेटेस्ट वीडियो जो है वो फॉर्मर लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर जनाब अफसल खान साहब की, मोहम्मद अफसल खान साहब के साथ ये डिस्कशन ये पड़ी है। ये इसका लोगो है। ये वो चैनल है जिसकी दिसंबर 2025 तक इसमें एक एक वीडियो 3-3, 4-4 लाख उसके व्यूज़ होते थे। जनवरी की बात से, जब से इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला करवाया भाई लोगों ने डिजिटल टेररिस्ट का, जितने भी मेरे चैनल हैं वहाँ सबकी 33% उनकी जो विजिबिलिटी और इंप्रेशंस हैं वो गूगल ही के लेवल पे, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, रिस्ट्रिक्ट करा दिए गए हैं। गो की डील इनकी गालबन ये थी कि इन्होंने जब पीटीए के ज़रिए ये सारा अपना मुकदमा जो है वो रखा गूगल स्ट्रोक यूट्यूब के सामने, तो इनका ख्याल ये था कि ये चैनल सारे के सारे मेरा जो है हैदर मेहदी साहब का कनाडा में राजा, सॉरी क्या कहते हैं उनको, आदिल राजा साहब का, इसी तरह से बैरिस्टर शहजाद अकबर का, साबिर शाकर का, ये चैनल इन्होंने कोशिश ये की कि यूट्यूब इनको बंद ही कर दे। लेकिन यूट्यूब ने मेहरबानी की, बंद तो उन्होंने नहीं किए। अलबत्ता चूंकि इन्होंने अब हमें डिजिटल टेररिस्ट बना दिया है, ये कहते हैं कि हमारी वजह से पाकिस्तान में तबाही हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से उन्होंने हमारे 33% इंप्रेशन कम कर दिए हैं। तो मैं थोड़ा सा इसकी आपको साइंस बताना चाहता हूँ, बिकॉज लोग वो भी मुझे बहुत से मैसेजेस रोज़ भेजते रहते हैं, हर आदमी इतना अक्लमंद है। तो बहरहाल इंप्रेशन ये है कि यूट्यूब पे आपकी सारी की सारी जो विजिबिलिटी है वो एक वीडियो की इंप्रेशंस के ऊपर डिपेंड करती है। और इंप्रेशन डिपेंड करते हैं 2 चीज़ों के ऊपर। एक चीज़ है
क्लिक थ्रू रेट CTR, और दूसरी चीज़ है एवरेज व्यू डायरेक्शन ड्यूरेशन AVD। अगर एक वीडियो को जब उसका पहले एक इम्प्रेशन जो इमेज होता है उसको जब यूट्यूब लोगों को दिखाना शुरू करता है, और अगर उसको लोग क्लिक करते चले जाएं, तो वो CTR है। मेरी जो यूट्यूब की वीडियोस हैं इनका CTR 18-20 से 21-22% तक होता है, जो यूट्यूब में पॉलिटिकल कंटेंट का ग्लोबली सबसे हाईएस्ट CTR है। और मेरी एवरेज व्यू डायरेक्शन भी अमूमन 50% से ज़्यादा होती है, AVD। अगर किसी वीडियो की AVD और CTR इतनी हाई हो तो उसके इंप्रेशंस को रोज़ बढ़ना चाहिए। लेकिन चूंकि मेरे इंप्रेशंस रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं और इन चैनल्स के ऊपर तरह तरह की कदगनें लगा दी गई हैं, इस वजह से ये चैनल्स इसेंशली तौर पे कोलैप्स करते चले जा रहे हैं, जिसकी मैंने आपको कई दफ़ा बताई है, लेकिन बहुत से लोग इसको समझना नहीं चाहते। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, मजीद बताता हूँ। ये मेरा इंग्लिश का चैनल है, आइकॉन ऑफ क्लास विद मोहित पिज़्ज़ा। इसमें मैं हफ्ते में बहुत मुश्किल से कोई एक वीडियो में डालता हूँ। लास्ट मैंने इसमें वीडियो डाली है JD वैंस की किताब जो उनकी आई है, कम्युनियन रिटर्निंग टू फेथ और विनिंग क्रिश्चियन वोट, उसको मैंने यहाँ पे वीडियो डाली हुई। और और उसके साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा इसे कहते हैं मैंने पैट्रियन का पेज बनाया। ये मैंने पैट्रियन का पेज बनाया ही है इसलिए है कि मेरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि मेरे चैनल्स को बहुत बुरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। गो कि मुझे 5 मिलियन के करीब लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, लेकिन उन तक मेरी एक्सेस को डिनाई कर दिया गया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इस पैट्रियन का जो मैंने पेज या वेबसाइट बनाई है इसके ऊपर आप मुझे ज्वाइन करें। ये हो सकता है कि इसको पाकिस्तान में बंद कर दें या बंद कर दिया गया होगा, लेकिन जो बाकी सारी दुनिया में आप लोग हैं, आप लोग कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, वेस्टर्न यूरोप के अंदर हैं, आप मिडिल ईस्ट में हैं, आप इसे ज्वाइन करें। इसे ढूंढना बड़ा आसान है। वैसे तो मैं इसका लिंक हर यूट्यूब में अपनी वीडियो के बाद उसकी टॉप पे पिन कमेंट्स में 2 4 5 दफ़ा दे देता हूँ ताकि आप डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच सकें, लेकिन कोई आपको लिंक की ज़रूरत नहीं है। पैट्रियन एक इंटरनेशनल साइट है, PATREON, पैट्रियन में जाएं, पैट्रियन की साइट खुलती है, उसमें मेरा नाम लिखें, मोहित पिज़्ज़ा, मेरे स्पेलिंग लिखें, सामने आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। आप इसके सब्सक्राइबर बन के मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। आपकी सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए। आप इसके सब्सक्राइबर मेंबर नहीं बनना चाहते, आप इसके फ्री मेंबर बन जाएं, दैट टू इज़ अ सपोर्ट। लेकिन आप इसे ज्वाइन करें, अभी इसे कोई 2,500-3,000 लोग ऑलरेडी पिछले 4-5 दिन में ज्वाइन कर चुके हैं। आप इसे ज्वाइन करें। मैं इसमें डिफरेंट यूनिक कंटेंट भी डाल रहा हूँ और भी डिफरेंट किस्म की चीज़ें, आर्टिकल्स वार्टिकल्स जो है वो इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि ये जो बहुत सी इन्होंने चैनल्स मेरे नाम से बनाए हैं, ये इन्होंने क्यों बनाए? इस मेरे चैनल की आवाज़ को रोकने के लिए एक तो मैंने आपको बताया कि गूगल पे प्रेशर डाल के इसके इंप्रेशंस और विजिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसके अलावा भी बहुत से डिफरेंट हथकंडे हैं। एक ये है कि सेलेक्टिव लेवल पे हर दिन 10-15-20% जो एरियाज हैं पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं, उस पे सारी जगहों पे नहीं लेकिन बहुत सी जगहों पे इस चैनल का URL, क्योंकि वीडियो, हर यूट्यूब की वीडियो का अपना एक नया URL होता है, यूट्यूब को ये बंद नहीं कर सकते। तो यूट्यूब के अंदर जब उसका नया वीडियो आती है, जैसे अभी इसका एक वीडियो आई है, इसका URL है, ये फिर उस URL को ब्लॉक करते हैं, और वो ब्लॉक के दरमियान में बहुत से लोग इसको देख भी सकते हैं, और बहुत से लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, उनकी व्हील घूमता रहता है, वो इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, उनको इसकी आवाज़ ठीक नहीं आती, उनको इसकी पिक्चर ठीक नहीं आती। ये डिफरेंट तरीके हैं जिसके ज़रिए इस चैनल को, जो मेरे चैनल्स हैं, इनकी आवाज़ को दबाने की मसलसल जो है वो कोशिश की जा रही। अब इसके दरमियान ये जो फेक वीडियोज़ हैं, इनका रोल ये है कि मेरी अपनी वीडियोज़ को तो इतनी व्यूअरशिप नहीं मिल रही। मैंने देखा है कि इन फेक वीडियोज़ में 60-70 हज़ार भी उनको व्यूज़ मिले, और ये फेक वीडियोज़ हैं, ये लोगों को कंफ्यूज भी करती हैं। ये इसके मेरे इम्पैक्ट को और मेरी रीच जो है उसको फर्दर डाइल्यूट करती हैं। मेरी रीच को रोका गया हुआ है, इन चैनल्स को फ्री हैंड जो है वो पाकिस्तान में दिया गया है। ये इसकी पूरी की पूरी साइंस है। मेरा ख्याल है मैंने बहुत अच्छा आपको समझा दिया है, मैं फिर भी इसका जिक्र जो है वो करता रहूँगा। अब मैं आता हूँ एक ऐसी चीज़ को जिसको मैं समझता हूँ कि मैं एज एन जर्नलिस्ट ख़ास करके जिसका इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, बताना बहुत ज़रूरी है कि वेनेजुएला में, जो अमेरिका से 4 घंटे की फ़्लाइट में अमेरिका के साउथ में है, अमेरिका के ईस्ट एंड साउथ में है, वहाँ पर जो 2 दिन पहले ज़लज़ला आया था, एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इसका डेथ टोल, उनकी हुकूमत कहती है कि 240-50 पे है। अब वो डेथ टोल बढ़ के हुकूमत ही कह रही है कि 920 तो डेथ्स कन्फर्म्ड हैं, और उनका कहना यह है कि 50,000 लोग इस वक्त मिसिंग हैं। गवर्नमेंट सेज 920 पीपल डेड, मिसिंग लिस्ट टॉप्स 50,000। और मैंने आपको ये भी बताया था 2 दिन पहले, क्योंकि मैं रोज़ इसका जिक्र करता हूँ, कि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे जो है उसने ये कहा था कि उनको ख़तरा ये है कि डेथ टोल 10,000 तक चला जाएगा। तो शुरू
में लग नहीं रहा था कि शायद उन्होंने एग्जैजरेट कर दिया है, लेकिन उनकी प्रोफेशनल असेसमेंट ठीक साबित हुई है। अब तमाम मीडिया को ये लग रहा है कि डेथ टोल बढ़ता चला जाएगा और 10,000 तक चला जाएगा। अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर $150 मिलियन जो हैं वो इमदादी काम के लिए रखे हैं, और लातीनी अमेरिका के ममालिक से बहुत बड़ी तादाद में जो रेस्क्यू टीम्स हैं, ये हेल्पिंग टीम्स हैं, वो यहाँ पे आ गई हैं, मेडिकल टीम्स भी आ रही हैं। और अमेरिका के अंदर इस वक्त की बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिबेट है, क्योंकि अमेरिका के अंदर लातीनी अमेरिका के आए हुए जो इमिग्रेंट्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, और वो इससे कहते हैं अब प्रेशर ये डाल रहे हैं अमेरिका की हुकूमत पे कि इसकी इमदाद में बहुत ज़्यादा इजाफा किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी अमेरिका की इमदाद जो है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक चली जाएगी। अब मैं आता हूँ उस इशू पे जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत से लोग शायद इसके बारे में वाकिफ़ ना हो इस वक्त के मशरक़ के वसत में किस किस्म के पावर डायनामिक्स जो हैं वो अमेरिका और ईरान के दरमियान में अनलीश हो रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान ने बहरा हुर्मुज़ में ओमान की साइड से गुजरने वाला एक जहाज़ एवर लवली जो सिंगापुर बाउंड था, ऑयल टैंकर था, उसके ऊपर एक ड्रोन ने हमला किया। उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स में यह था कि ईरान ने अमेरिका दोनों ने कंफर्म किया है। ईरान ने कहा है कि हमने हमला किया, लेकिन अब ईरान मुकर गया। ईरान कह रहा है हमने हमला नहीं किया, ये तो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। बहरहाल उसके जवाब में उसके बाद अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान की पूरी कोस्टल जो बेल्ट है, आबादान एंड ऑलबर्ट, उस पर भी हमले किए उन्होंने। कश्फ आइलैंड के ऊपर हमले किए। तकरीबन 90 मिनट तक अमेरिका के F-16 और F-35 तैयारे जो हैं वो उसके ऊपर हमला करते रहे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये ईरान ने बहुत बड़ी ब्लंडर किया है, बहुत बड़ी गलती की है, उनको ये नहीं करना चाहिए था और बहुत जल्दी उनको इसका जवाब मिलेगा। अब उसमें क्या लॉस हुआ है ईरान ने, वो तो नहीं कुछ भी हमें पता चल सका। अलबत्ता ये है कि उसके बाद अमेरिका ने हमला अपना जो है वो ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ अब तक सामने आई है वो ये है कि ये मैं आपको प्रेस टेलीविज़न की साइट दिखा रहा हूँ। इसके जवाब में फिर ईरान ने भी हमला किया। ये और बात है कि ईरान ने कहाँ हमला किया। ईरान ने कहा कि हमने अमेरिका की जो मिलिट्री साइट्स हैं उनके ऊपर हमने हमला किया। अमेरिका की कौन सी मिलिट्री साइट्स को उन्होंने निशाना बनाया, अमेरिका ने कोई कन्फर्मेशन नहीं की, ईरान ने भी उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दी। लेकिन इससे पहले गुज़श्ता चंद हफ्तों महीनों में हम देख चुके हैं कि ईरान ने जब भी कोई किसी चीज़ का दावा किया है वो हवा हवा में दावा उन्होंने नहीं किया होता। शुरू में मेरा ख्याल था कि हवा हवा में कर देते होंगे, लेकिन हवा हवा में नहीं होता। और अब तक यानी आप जो रिकॉर्ड है वो ये साबित करता है कि कई दफ़ा अमेरिकन जो क्लेम करते हैं वो सही साबित नहीं होते, वो झूठ बोल रहे होते हैं, चीज़ों को छुपा रहे होते हैं। ईरानी जो भी कहते हैं वो उन्होंने एक्चुअली किया होता है। इस चीज़ में वो अपने काम के बड़े पक्के हैं, तो उन्होंने भी जवाबी स्ट्राइक्स की। अब ये सारी सूरत हाल जो है ये कहाँ को जा रही है, इसका मैंने बड़ा दिमाग इस पर लगाने की कोशिश की है। एक चीज़ तो बड़ी इसमें श्योर है कि अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप की, वो जो 14 नुकाती मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर उसको उसकी तशरीह मजीद करने यानी उसको री इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके नए नए मतलब जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। अगर उसके एक मतलब जेडी वैंस निकाल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो कि लीड नेगोशिएटर थे ईरान के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप उसमें कोई और मतलब निकाल रहे हैं, और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो उसका कोई और मतलब निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से एक खिचड़ी जो है वो पक गई है। बेसिक यहाँ पे चीज़ जो हो रही है कि उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो आर्टिकल 5 था वो उसमें ये क्लियरली ब्लैक एंड वाइट में लिखा था, जो आई एम श्योर कि आप में से लोग पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, मुझसे सुन चुके होंगे और बहुत से लोगों से सुन चुके होंगे कि 60 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। जब आपने ये लिखा कि 60 दिन तक कोई टोल नहीं लिया जाएगा, कोई फ़ी नहीं ली जाएगी, तो आपने क्लियरली आइडेंटिफाई कर दिया, आपने एक्सक्लूजन पैदा की कि 60 दिन तक तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद का मामला सेटल होना है। और उसी जगह में ब्लैक एंड वाइट में ये लिखा गया कि ईरान और ओमान जो हैं वो आपस में अलॉन्ग विद द अदर लिटोरल स्टेट्स, जिसमें यूएई आता है, कुवैत आता है, बहरीन आता है, सऊदी अरब आता है, कतर आता है, ये आपस में सुलह मशवरा करके डिस्कशन करके ये एक मैकेनिज्म डिसाइड करेंगे कि उसके बाद की फ़ीस कैसे लेनी। ये तो चीज़ ब्लैक एंड वाइट में लिख दी गई है और ये जेडी वैंस की टीम ने उसको एक्सेप्ट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको एक्सेप्ट किया। अब उससे फौरी तौर पे अभी उसकी इंक खुश्क नहीं हुई थी तो उससे पीछे हट रहे हैं। और गुज़श्ता 2-3 दिन में ये हुआ कि जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे 3 स्टेट्स के दौरे में, मुत्तहिदा अरब अमारात, उसके बाद कुवैत, उसके बाद बहरीन में उन्होंने जीसीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी बड़ी भारी भरकम किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उन्होंने अपने आप को और उसी टाइम पीरियड के दरमियान में ये बात सामने आई कि ओमान ने एक सेकंड चैनल खोल दिया है। यानी 2 तरीके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से टैंकर्स के जहाज़ों के गुजरने के। एक उसका नॉर्दर्न पैसेज है जो ईरान के साहिल से गुजरता है, दूसरा उसका सदर्न पैसेज है जो ओमान के साथ से गुजरता है। और ओमान ने वो सदर्न पैसेज खोल दिया। जब ओमान ने खोला तो ईरान की साइड से उस पर बहुत एतराज़ हुआ, ईरान को उस पर बहुत गुस्सा था। ईरान को ये बात समझ आई कि ओमान जिसके साथ उसकी मसलसल बातचीत चल रही है
पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, और जिसको माना गया, आपको पता है कि आर्टिकल 5 ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में मेंशन किया गया है कि एक पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी होगी जिसके मामला ईरान और ओमान में सेटल होंगे। लेकिन ओमान के ऊपर अमेरिकन प्रेशर आया और ओमान ने एक नया पैसेज खोल दिया, और ये जो जहाज था एवर लवली, जिसके ऊपर मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ईरान ही के ड्रोन ने हमला किया। ये और बात है कि ईरान के प्रेस टेलीविजन पे अब आईआरजीसी कह रही है कि हमला हमने नहीं किया, ये फॉल्स फ्लैग था। हमला ईरान ने इसलिए किया कि ईरान ने जहाज़ों को वहाँ पे ये वॉर्न किया है कि आपने ये पैसेज यूज़ नहीं करना, और हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने सिर्फ ईरान के शोर के साथ से गुजर के आपने जाना है। ठीक है, अब ये चीज़ क्या इस्टेब्लिश ईरान कर पाएगा? मुझे अब इस स्टेज की, ये इस पॉइंट पे मैंने देखा कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया में तो इस पर कहीं कोई डिस्कशन हुई नहीं सिरे से, ना ही पाकिस्तान के किसी अखबार में इस पर डिस्कशन हो रही है, और अगर कोई हेडलाइन बनी है तो बिल्कुल मामूली सी। यहाँ ईरान जिस चीज़ को इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, अमेरिका और वेस्ट उसको, और बाकी मेरा ख्याल है यूएई वगैरह उसको डिफाई करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए ओमान पे प्रेशर डाल के ये नया पैसेज जो है यहाँ पे खोला गया है। क्या ईरान जो है वो अपनी क्या ईरान इसको इस्टेब्लिश कर पाएगा? ये चीज़ इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये एक और हेडलाइन है प्रेस टेलीविज़न की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये खाली प्रेस टेलीविज़न में नहीं है, ये हेडलाइन जो है वो प्रेस टेलीविज़न के अलावा रॉयटर्स के अंदर भी आपको मिलती है, और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के एक आध अखबार में भी मिलती है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है ईरान यूएस कम्युनिकेशन लाइन इस्टेब्लिश इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू प्रिवेंट दी मिलिट्री इंसिडेंट्स। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि फ्राइडे को ही ईरान की साइड से कहा गया कि अब हमारे और अमेरिका की मिलिट्री के दरमियान में एक ऐसा कम्युनिकेशन पोर्टल इस्टेब्लिश हो गया है, हॉटलाइन हो गई है, जो दर हकीकत हमारा जो पहले एग्रीमेंट हुआ है MOU 14 नुकाती उसके अंदर था, और जेडी वैंस की टीम के साथ हमारा पहले ये मैकेनिज्म था, लेकिन अब हमारा ये मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हो गया। अब आपको याद होगा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जेडी वैंस ने एक ब्रिटिश पब्लिकेशन को इंटरव्यू देते हुए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि हमने एक मैकेनिज्म डिसाइड कर लिया है, इनफॉर्मल मैकेनिज्म, जिसमें IRGC का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है वो सेंटकॉम के साथ आके काम करेगा, और जब भी मसला होगा वो मिलेगा, दोनों बातचीत करेंगे, कोई भी अगर कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। अब ईरानी कह रहे हैं कि हाँ हमने ये मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर लिया है, तो ये मैकेनिज्म इस्टेब्लिश था तो पहले क्यों नहीं इस्टेब्लिश हो चुका? अब इसमें उन्होंने अलबत्ता इसके साथ ही जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, कासिम गरीबाबादी, उन्होंने ये कहा है फ्राइडे के दिन, एक बार फिर जो दिन ख़त्म हुआ है, कि जो सेफ पैसेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो उतनी देर तक गारंटी नहीं हो सकता जब तक कि ये एक चैनल इस्टेब्लिश हो जाए, कि किस चैनल के साथ ये जो पैरेलल डिसीजन मेकिंग और पैरेलल चैनल बनाए गए हैं, ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। बॉटम लाइन क्या है, ये एक और मैं आपको एजेंसी दिखाता हूँ। ये अब ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी है, जिसको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO कहा जाता है, वो दोबारा से यहाँ से ट्रैफिक शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो 24 घंटे पहले जब एक ड्रोन स्ट्राइक हुई थी सिंगापुर बाउंड जहाज पे, वो रुक गई थी, उसके बाद अमेरिकन स्ट्राइक्स हुई। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना, जो $100 मिलियन क्वेश्चन है, जो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, मैंने समझने की कोशिश की लेकिन क्लियर नहीं है, क्या जहाज़ों ने दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना शुरू कर दिया? ईरान ने जो सिग्नल किया है, जिसको उन्होंने डिनाई भी कर दिया, वो सिग्नल उन्होंने ये किया है कि गुजरेंगे आप तो गुजरेंगे आप ईरान की साइड से। क्या अब जहाज़ अगर गुजरना शुरू करेंगे, क्योंकि जहाज़ अमेरिका की बात नहीं मानते, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो ओमान की साइड से गुजर जाएं, लेकिन जो जहाज़ और जो शिपिंग कंपनीज हैं वो क्या फैसला करेंगी? क्योंकि उनको ईरान ने तो पैसेज दिया हुआ है नॉर्दर्न शोर से गुजरने का, नॉर्दर्न पैसेज से गुजरने का। क्या वो नॉर्दर्न पैसेज से गुजरेंगे या वो दोबारा सदर्न पैसेज की तरफ जाने का रिस्क लेंगे? ये वो चीज़ है जिसकी खातिर ये लड़ाई हुई है। ईरान ने उस हल्की सी ड्रोन स्ट्राइक से उस प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश किया है, अमेरिका ने अपनी काउंटर स्ट्राइक के जरिए दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं करने देंगे। मुझे इस पूरी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मुस्तकबिल खासा मुश्किल मुझे लग रहा है, और ये बदअहदी इसमें ईरान नहीं कर रहा। आज से 4-5 महीने पहले मेरा ख्याल था कि ईरानियों की मॉरल एथिक्स में ज़्यादा कमज़ोर हैं, अमेरिकन की ज़्यादा बेहतर होंगी, लेकिन मतलब अब कुछ सिचुएशन खासी बदल गई है, बिकॉज़ ये बार बार जो है ये उसकी स्पिरिट को अमेरिकन साइड जो है वो उसको डिफाई कर रहे हैं। ये मैं एक और आपको स्टोरी दिखाता हूँ, ये रॉयटर्स की, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि पहले CNN ने एनालिसिस ऑफर किया, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑफर किया, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ऑफर किया, लेकिन अब खप पड़ गई है। अब सभी ये एनालिसिस ऑफर कर रहे हैं कि मार्को रूबियो ने जेडी वैंस के खिलाफ एक पोजीशन ली हुई है। इनफैक्ट मनामा से निकलते हुए बहरीन से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस टॉक में उनसे खुल्लम खुल्ला रिपोर्टर्स ने ये सवाल पूछे कि भाई आपके और जेडी वैंस के दरमियान में क्या झगड़ा चल रहा है? वो एक बात कर रहे हैं, आप दूसरी बात कर रहे हैं। अब फर्क लोगों को कहाँ नजर आया?
जेडी वैंस ने चंद दिन पहले बात करते हुए कहा कि इसराइल मसलसल ऐसी हरकतें कर रहा है लेबनान में जिससे अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं इस खत्ते में उनको नुकसान पहुंच रहा है। अब जेडी वैंस ने कहा कि नहीं, इसराइल तो बेसिकली सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम तो ने ऐसा एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर दिया है कि पहले हमें खबर मिलती थी कि 2 लोग मारे गए लेबनान में, इसराइल ने मार डाले, अब हमें पता चला है, फुटेज हमने देख ली है, हमने खुद व्यू किया है कि कैसे हिजबुल्लाह एक चेक पोस्ट जो इसराइल ने इस्टेब्लिश की हुई थी सदर्न लेबनान में, उस पर हिजबुल्लाह की एक गाड़ी या फाइटर्स आए हैं और इसराइल को मजबूरन उनके ऊपर गोली चलानी पड़ी है। और इसराइल तो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने सेल्फ डिफेंस पे कर रहा है। इसी तरह मिसाइल्स के इशू में भी उन्होंने एक डिफरेंट पोजीशन ले ली है। जेडी वैंस का कहना यह था कि ईरान के पास मिसाइल रखने का हक जो है उनके पास होना चाहिए। सो हर वो चीज़ जो जेडी वैंस ने पोजीशन ली थी, मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, अच्छा जहन में ये भी रखिए कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी असल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चलानी होती है। कभी भी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है वो नहीं चलाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक अजीब सूरत हाल पैदा कर दी है कि उन्होंने जेडी वैंस को ईरान की जिम्मेदारी भी दे दी है और दूसरी तरफ से मार्को रूबियो को भी अनलीश करके मशरक़ वस्ती में भेज दिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत और सबके साथ बातचीत करने के लिए, और दोनों ने डिफरेंट पोजीशन ले ली। इसका एनालिसिस क्या निकाला है अब तक अमेरिकन मीडिया ने? अमेरिकन मीडिया ने इसका वही एनालिसिस निकाला है जो अमेरिकन मीडिया के एनालिसिस निकालने से पहले आपके इसहाक सर ने 5 दिन पहले ही निकाल दिया था कि इन दोनों के दरमियान में जो प्रेसिडेंशियल फाइट है वो शुरू हो गई है। जेडी वैंस की किताब का मैंने बुक रिव्यू भी, मैंने उस पर वीडियो भी की, मैं उसका जिक्र भी मुसलसल कर रहा हूँ। वो क्रिश्चियन एवेंजेलिकल्स के साथ भी और रोमन कैथोलिक दोनों साइड के ऊपर अपने आप को स्टिच कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए। मार्को रूबियो भी रोमन कैथोलिक हैं, मार्को रूबियो भी साथ ही क्रिश्चियन एवेंजेलिकल्स को वो करना चाह रहे हैं। मार्को रूबियो अब ऐसा लगता है कि जायनिस्ट लॉबी के साथ खड़े होना चाह रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर जायनिस्ट लॉबी उनके साथ होगी तो उनके अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के बेहतर चांसेस होंगे, बिकॉज जायनस लॉबी जो है उसके पास बेतहाशा पैसा है। ये और बात है कि जेडी वैंस जो है उनकी अलबत्ता पोजीशन, उन्होंने ये कैलकुलेट किया है कि जायनस लॉबी की पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है और उनको जायनस लॉबी के खिलाफ एक पोजीशन जो है निस्बत नरम सी लेनी चाहिए। अब गुज़श्ता 24 घंटे में एक और भी चीज़ हुई है जो ज़ाहिर है इन दोनों ने देखनी है बहुत गौर से। वो चीज़ ये हुई है कि न्यूयॉर्क में जो डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरीज हुई हैं उसमें सारे के सारे एपेक सपोर्टेड कैंडिडेट हार गए हैं। उसमें 3 ऐसे कैंडिडेट जो एपेक के खिलाफ खड़े हुए थे डेमोक्रेट पार्टी के, और जो प्रो पैलेस्टीनियन हैं, जो पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट करते हैं पैलेस्टाइन के, और उनको मेयर जोहरान ममदानी की सपोर्ट हासिल थी, वो वहाँ पे जीत गए हैं। और ये एक बड़ी शिफ्ट है और उसका एनालिसिस ये है कि इस वक्त 60% अमेरिकन एडल्ट जो हैं वो इसराइल के बारे में अब नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, और 80% जो डेमोक्रेट रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो भी अब इसराइल के बारे में नेगेटिव फीलिंग रखते हैं। ये वो नया चैलेंज है जिसको ज़ाहिर है ज़ायनस लॉबी ने भी इसका कोई हल निकालना है। वो आगे से काउंटर स्ट्राइक क्या करेंगे ये अगले चंद दिनों में हमें पता चलेगा। पिछले 24 घंटे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ हुई है। वो ये हुई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जनाब शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने फ्राइडे के दिन उन्होंने इसे कहते हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरक्ची के साथ उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हमें मैरी टाइम सिक्योरिटी रखनी चाहिए, मिल के मामला। उसके बाद उसका जो रीड आउट है, उसका जो समरी है, उसे जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है मुत्तहिदा अरब अमारात की उसको इशू किया गया। ये पहली दफ़ा है 28 फरवरी 2026 के बाद जब से जंग शुरू हुई थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से फॉर्मली बात की है, उसे पब्लिक किया गया है, और दोनों ने एक दूसरे से अच्छे उन्होंने ये कहा है कि हमने मिल के डिप्लोमेसी के जरिए, पॉलिटिक्स के जरिए अपने मसाइल का हल निकालना है और मैरीटाइम सिक्योरिटी को हमने इंश्योर करना है। मैंने एक दिन पहले आपको एक और एनालिसिस दिखाया था इसराइल के अखबार हारिस में। वो ये था कि अरबों ने ये नतीजा निकाला है कि अमेरिका के साथ भी चलें सलाम दो, ठीक है, इज़्ज़त से रहना चाहिए, लेकिन अमेरिका हमारे सिक्योरिटी मसाइल का हल प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने आप को रीअलाइन कर रहे हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात के फॉरेन मिनिस्टर की ये कॉल पब्लिकली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मार्को रूबियो के विजिट के बाद होने का मतलब यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने सिग्नल ये किया है कि हम अमेरिका की डिक्टेशन में नेसेसरीली आके ईरान के साथ मजीद झगड़ा नहीं करेंगे। इसको एक तरीका इंटरप्रेट करने का ये। इसके साथ ये ऐड कर लें कि अब बहुत ज़्यादा जो मीडिया है उसमें ये भी स्पेकुलेशन होती हैं कि पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और ईरान जो हैं या कतर मिलके ये एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि गोलियां और बम चलाएंगे, इसका मतलब है कि अगर इनके दरमियान बेहतर पॉलिटिकल ताल्लुकात होंगे तो ये इस रीजन में एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क या एक अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सकते हैं बातचीत के जरिए। लेट्स सी कि ये उस डायरेक्शन में इवॉल्व होता है कि नहीं होता। मैं आखिरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा दूँ, बात लंबी हो गई है। ये एक ट्विटर अकाउंट है, तैमूर मलिक साहब, ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कोई साहब हैं, उनका कोई ये है फक टोटम या जो भी हैं, उनका ये है।
जिसमें इन्होंने बीबीसी के खिलाफ ये लिखा है कि बीबीसी ने आज़ाद कश्मीर के बारे में जो खबर थी कि आज़ाद कश्मीर में खुराक इसलिए नहीं आ रही कि ट्रकर्स को पुलिस ने रोका हुआ है, ये बकवास थी। और ट्रकर्स जो हैं उनके पुलिस ने उनको उनके इंटरव्यू किए हैं, उन्होंने मान लिया है कि उनको हिंदुस्तान की तरफ से और जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से और इसराइल की तरफ से उनको पैसे दिए गए थे ये सब कुछ कहने के लिए। वरना ये है कि असल में ये ट्रक इसलिए नहीं जा पा रहे आज़ाद कश्मीर में कि जॉइंट अवामी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो बदमाशी कर रहे हैं। उन्होंने इस आज़ाद कश्मीर के लोगों की खुराक रोकी हुई, खुद भी भूखे मर रहे हैं और बाकी सब लोगों को भी उन्होंने भूखा वहां पे रखा हुआ है। आज़ाद कश्मीर में ये क्या खेलना जा रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन इंक्रीजिंगली अब इसमें हिंदुस्तान का नाम लिया जा रहा है। इसमें ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, 12 सीट से अब वो हिंदुस्तान पे चली गई। वैसे मैं अगर हिंदुस्तान का डायरेक्टर हूँ रॉ का, और मैं ऊपर से देख रहा हूँ इस सारी सिचुएशन को, तो मैं बहुत बड़ा चौंका होऊंगा कि इतना कुछ हमने मसाला पैदा कर दिया आज़ाद कश्मीर में, जो कुछ हम कर चुके हैं गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, इसके बाद भी अगर हिंदुस्तान अब आज़ाद कश्मीर में इन्वॉल्व ना हो, और वो आज तक उनको जगह नहीं मिली। वैसे सच्ची बात यह है, खुदा की कसम है, कि 77 बरस में उन्होंने बहुत सोचा, बहुत देखा, उनको कभी आज़ाद कश्मीर में स्पेस नहीं मिली पॉलिटिकली खेलने के लिए। हमने उनको स्पेस अब दे दी है, और ये पता नहीं कहानी कहाँ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है, ये इस कहानी का एक्ट 1 है। अभी इसका एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4 होना है। कहानी बड़ी सिंपल थी, अब पहुंच गए हैं ये इसराइल और हिंदुस्तान तक। कहानी बड़ी सिंपल थी कि जो 12 सीटें हैं जो जिनको आईएसआई मैनेज करती है, एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती है, ये नाजायज़ हैं। ये आज़ाद कश्मीर के लोगों को और वहाँ की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए ये एक साजिश है। ना वोटर हैं, इनका बड़ा सिंपल तरीका है, आप में से कोई भी खुद रिसर्च करें, हमारी बात पे ना आप जाया करें। आप देख लें कि इन सीटों पे आज तक कौन लोग इलेक्ट हुए हैं, क्या उनकी कोई रिकग्निशन थी, क्या उनकी कोई स्टैंडिंग थी कश्मीरी कम्युनिटीज़ में। पाकिस्तान के शहरों में सियालकोट, लाहौर, पिंडी में कितनी बड़ी कश्मीरी कम्युनिटी रहती है कि आपने उनको 12 सीटें दी हुई हैं। कितने वहाँ पे वोट पड़ते हैं, कितना वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता है, कौन लोग वहाँ से इलेक्ट होकर आज़ाद कश्मीर में गए हैं और उनसे क्या काम करवाया गया। सिंपल यहाँ नेगोशिएशन करनी थी, 12 के बजाय 2 सीटें उनकी कर देते, आबादी के तनासब में 3 सीटें कर देते। वो नेगोशिएशन इन्होंने नहीं किए और ये हालात को ख़राब करके यहाँ तक ले गए। और अब ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये इसराइल करा रहा है और ये हिंदुस्तान करा रहा है। तो ये प्यारे पाकिस्तान के हालात हैं। बाकी ये है कि लोग बहुत मुझसे पूछते हैं कि भी प्यारे पाकिस्तान का क्या होगा, फ्यूचर क्या है। आपके सामने सिचुएशन है, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है प्यारे पाकिस्तान का फ्यूचर। बहरहाल अभी इतना ही, फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।